My dear students, welcome to you in the video channel of RS Anand Sanskar Public School, Mailaha Bharia Prayagraj. May you be cheerful, hearty, and attentive in your study. God's blessing go with you and have a nice day. My dear students, I discussed in the preceding lecture about the conversion of active and passive voice. Today, I am going to give some more important tips about the conversion of active and passive voice. तो आइए हम लोग अपने पुराने टॉपिक एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पर चल रहे हैं। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आपको बहुत सारी चीजों को मैंने बताया है। क्या है एक्टिव वॉइस, क्या है पैसिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कौन सी सहायक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पूरा बताया था, और उस दिन ये बताया था कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है, लेकिन उस दिन बहुत कम एग्जाम्पल बताया था। आज आप लोगों को विशेष रूप से टेंस परिवर्तन के बारे में समझना है कि एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। अब देखिए, आप लोगों को एक चीज समझना है कि एक्टिव वॉइस को हम जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तब विशेष रूप से हमें किस टेंस को ध्यान देना है। वह टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पोस्ट इंडेफिनिट। ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पोस्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों ध्यान देना है, इसके बारे में मैंने बताया था कि एक्टिव वॉइस में कुछ सहायक क्रियाएं दूसरी होती हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में जा करके वह सहायक क्रिया बिल्कुल हट जाती है और पैसिव वॉइस में दूसरी सहायक क्रिया बन जाती है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में, दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है, उसमें हमें पैसिव वॉइस में बदलते समय सहायक क्रिया को लिखना है। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। दे complete the homework। ये देखिए, दे कंप्लीट द होमवर्क, बहुत थोड़ा सा एग्जाम्पल है। दे कंप्लीट द होमवर्क, दे, यहां देखिए, दे कंप्लीट द होमवर्क, वे गृह कार्य को पूरा करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सेंटेंस बनाया गया है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया नहीं है, एचबी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो आप जान जाइए कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव होगा। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तब होता है जब यस या आईएस लगा रहता है या नहीं लगा रहता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कब होता है? जब उसमें डी या ईडी अधिकांशतः लगा रहता है, लेकिन हमेशा नहीं लगा रहता है। कट कट कट, पुट पुट पुट, बाई बॉट बॉट, इसमें नहीं है कि बाई बाई बाइट हो गया, ऐसा नहीं है। तो अधिकांशतः डी या ईडी लगा, जैसे कंप्लीट है तो इसमें आप लगा देंगे डी, कंप्लीटेड। अब चलिए हम चलते हैं। दे कंप्लीट द होमवर्क, आप देखिए ये यस है और ये बी है और द होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये देखिए ये हो गया।
अब क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे, द होमवर्क। अब देखिए द होमवर्क ये लिख दिया। अब देखिए अब इसी पर ध्यान देना है। द होमवर्क ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है तो आपके दिमाग में एक चीज हो जाना है, इज या एम या आर। ये देखिए इज एम या आर तीनों में से एक होना है, एक लिखना ही है। इज एम आर ये नहीं कि इज एम आर का प्रयोग केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस पे होता है या साधारण ये सिंपल प्रेजेंट में होता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए द होमवर्क, आप देखिए इज एम आर। अब यहां इज एम आर का प्रयोग किसके अनुसार होगा, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार होगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर न्यू सब्जेक्ट क्या है, अब न्यू वर्क। अगर यहां पर होमवर्क होता तब यहां आर हो जाता। यहां होमवर्क है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग किया गया। आप इस पर ध्यान रखिएगा, मेन चीज ये द होमवर्क इज। आप देखिए आप पैसिव वॉइस में आपको मैंने बताया था कि सामान्य नियम ये होता है, हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लगता है। अब यहां पर क्या करेंगे, द होमवर्क इज कंप्लीटेड ये लिख दिया गया। द होमवर्क इज कंप्लीटेड अब हो गया। आप इसको उधर ले जाएंगे तो बाई लिख करके बाई। अब देखिए दे का होता है देम। इसके पहले वीडियो मैंने बताया था कि दे का देम होता है, आई का मी हो जाता है, सी का हर होता है, बहुत सारे इस पॉइंट को मैंने बताया था। अब यहां देखिए द होमवर्क इज कंप्लीटेड बाई देम ये लिख दिया गया। अब देखिए दे कंप्लीट द होमवर्क वे गृह कार्य को पूरा करते हैं। द होमवर्क इज कंप्लीटेड बाई देम गृह कार्य उनके द्वारा पूरा किया जाता है। इन दोनों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं है, केवल बनावट में अंतर है। तो ये आपको मैंने जो लिखा था ये अफर्मेटिव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है। अब हम चलते हैं नेगेटिव की ओर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। अब देखिए अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ जाएंगे तो बाकी टेंस बहुत ही आसान है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केवल सब में बी, बीइंग और बीन का खेल है, और कुछ है नहीं है, केवल इतने ही जोड़ना है और उसमें कुछ करना ही नहीं है। जो सहायक क्रिया है पहले की एक्टिव वॉइस में उसमें बी, बीइंग या बीन जोड़ेंगे, नथिंग एल्स। अब देखिए अफर्मेटिव ये लिख दिया गया, वी डू नॉट क्रॉस द रिवर, वी डू नॉट क्रॉस द रिवर। अब देखिए वी डू नॉट क्रॉस द रिवर ये सेंटेंस है, वी डू नॉट क्रॉस द रिवर। अब देखिए ये नॉट है, नॉट ये बताता है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है और नॉट अकेले लिखाता है, इसके साथ सहायक क्रिया भी होती है। मैंने टेबल लिखाया था इसके पहले की वीडियो में, आप लोग देखा होगा, उसमें जो टेबल लिखाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू या डज, और डू या डज जो होती है उनका प्रयोग नेगेटिव में होता है और इंट्रोगेटिव में किया जाता है। अब देखिए नेगेटिव है वी डू नॉट क्रॉस द रिवर। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां क्या करना है कि डू के स्थान पर इज, एम या आर लिखना है। अब देखिए ये यस हो गया और उसके बाद ये भी हो गया। ध्यान रखिएगा डू नॉट या डज नॉट के बाद जो आएगा वह वर्ब होता है। वी डू नॉट क्रॉस, अब देखिए द रिवर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करना है, पहला नियम है बिल्कुल आपके लिए आसान होता चला जा रहा है। अब देखिए कितना आसान है, द रिवर को चले आएंगे, द रिवर ये लिख दिया गया, द रिवर। अब देखिए ये भी एक वचन है, अब डू के स्थान पर डू को बिल्कुल हटा देंगे, ये डू हट जाएगा। अब ये नहीं कि डू को यहां लिखेंगे, यहां डू लिखेंगे पैसिव वॉइस में। अगर डू पैसिव वॉइस में लिख दिया तो गलत हो गया। अब पैसिव वॉइस में
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम या आर। अब यहां देखिए द रिवर सिंगुलर नाउन है, द रिवर इज, आप देखिए अब ये नॉट अपनी जगह लिखा जाएगा, द रिवर इज नॉट। अब ध्यान रखिए, अब द रिवर इज नॉट, अब देखिए ये क्रॉस, क्रॉस जो है ये पहला रूप है, अब इसका तीसरा रूप हो जाएगा द रिवर इज नॉट क्रॉस्ड बाई। अब देखिए वी किया गया, वी को जब उधर ले जाएंगे तो बाई अस, ये हो गया अस होता है। द रिवर इज नॉट क्रॉस्ड बाई अस, नदी हम लोगों के द्वारा पार नहीं की जाती है। अब देखिए इस प्रकार से किया गया, अब इस प्रकार से ये ध्यान किया गया। अब देखिए जैसे यहां लिख दिया गया सी, अब इस पर ध्यान रखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, अब देखिए सी डज नॉट लर्न द पोएम, ये देखिए सी डज नॉट लर्न द पोएम, देखिए यहां डज आ गया, डच, आप जानते हैं डू और डच, डू और डच, डच कैसे बना हुआ है, डच ऐसे बना हुआ है, डीओ में ईएस लगा दिया गया। ऐसे आईएस का रूल आपको बताएंगे, जैसे गो से गोद हो जाता है वैसे यहां पर डच, डू से डच बन गया। तो इस प्रकार से ये डच क्यों लिखा गया यहां पर, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर नंबर है, ही सीट के साथ क्रिया में एसआईएस जुड़ता है, इसलिए सी के साथ यहां पर डू में यहां पर क्या लिख दिया गया, डच लिख दिया गया। अब ध्यान रखिएगा, जब यहां एसआईएस लग गया तो यहां आपको लर्न्स नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। डू और डच के साथ हमेशा क्रिया का पहला रूप होता है, उसमें यस या ईएस नहीं लगा जाता है। बहुत से विद्यार्थी लगा देते, सोचते सी है तो यहाँ पर लर्न लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही डू में ईएस लग गया, सी डज नॉट लर्न द पोएम। अब देखिए अब हमें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। अब देखिए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या लिखेंगे, द पोएम। अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, अब द प्लेसिंग ऑफ द एचवी मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, ये नहीं जो पहले है उसी के अनुसार करेंगे। अब देखिए न्यू सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट क्या है, अब देखिए ये सब्जेक्ट तो पुराना है, अब यहाँ पर पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट क्या होता है, न्यू सब्जेक्ट कौन होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, वह पैसिव वॉइस में आ करके वह बन जाता है न्यू सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट। अब नए सब्जेक्ट के अनुसार अब यहां पर क्या लिखा जाएगा, द पोएम्स आर। अब यहां ध्यान रखिएगा, द पोएम्स आर। अब यहां पर देखिए लर्न, लर्न LEARN, लर्न। अब यहां पर लिख दिया गया बाई, और सी का क्या हो जाता है, आर होता है। अब देखिए द पोएम्स आर लर्न बाई हर, कविताएं उसके द्वारा याद की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, वह कविता याद करती है, वह कविता नहीं याद करती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ, वह कविता नहीं, वह कविताओं को नहीं याद करती है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, कविताएं उसके द्वारा याद नहीं की जाती हैं। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो जो डू नॉट या डज नॉट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके स्थान पर हम क्या लगा देते हैं, इज, एम, आर। अफर्मेटिव में कोई सहायक क्रिया नहीं होती, उसके अनुसार लगा देते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेंस पर। पहले हम आपको ऐसी चीजों को बता रहे हैं जो थोड़ा कठिन है, बाकी तो आपको बहुत आसान है। पहले आपका माइंड इसमें फ्रेश है, हमारा भी माइंड में फ्रेश है, तो मैं यही चाहता हूं कि पहले आपको मैं कठिन चीजों को समझा दूं, ताकि आप सुबह सुबह कठिन चीजों को पढ़ करके
आपके दिमाग में आ जाए तो जो कठिन है वह सरल बन जाए। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने बताया। प्यारे बच्चों यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती है, या भी क्या होती है, नील होती है। ये देखिए अब उसके बाद निगेटिव और इंट्रोगेटिव में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, डू या डज होता है। और जब इसको बदलते हैं तो क्या लिख देते हैं, इज एम आर। ये हो गया। अब यहां पर सहायक क्रिया नील है तो यहां पर भी इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इज एम आर बिल्कुल ध्यान रखना है। इज एम आर तीनों में से एक एचबी का प्रयोग करना है किसके अनुसार, नए सब्जेक्ट के अनुसार। जो हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा उस नए सब्जेक्ट के अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग कर देंगे। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। जो बच्चे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझ गए होंगे उनके सामने अब कोई समस्या नहीं रहेगी, समस्या उनकी दूर हो गई। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ओर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान रखिएगा। अब इसमें अफर्मेटिव में वर्ब का दूसरा रूप और निगेटिव में क्या रहता है, निगेटिव में डिड रहता है, नॉट रहता है, और डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा रूप रहता है, पहला। इसी प्रकार से आप देखिए इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है, डिड होता है। ये दो जगह तो आपने देखा कि डिड का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में किया गया, अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं किया गया। ये नील है। ये देखिए ये रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस की सिचुएशन। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस में बदलना। आप ध्यान रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को फिर से यहां पर भी समझ लीजिए एक चीज पुनः, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सहायक क्रियाएं थी इज एम आर, उसमें तीन थी। अब यहां देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो सहायक क्रिया हो जाती है वाज या वर। ये देखिए वाज या वर। बहुत से विद्यार्थी इसको वेयर पढ़ते हैं, वेयर नहीं है, ये वर पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जैसे वेयर, WHERE वेयर है, उसको वेयर पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण हमें या आप लोगों को, ऐसे विद्यार्थियों को जो ये इसको वेयर कहते हैं, इसको वर कहेंगे। अब देखिए वाज वर आपके दिमाग में आ गया, वाज वर। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो टेंस के बारे में नहीं जानते हैं, कहां पर वाज लगेगा, कहां पर वर लगेगा। तो आप इसको समझ लीजिए, ये वाज है, वाज का प्रयोग कहां पर होता है, ये देखिए हमने आपको बताया था ही, शी, इट। ये जहां भी रहते हैं हर टेंस में साथ रहेंगे, ये हटते नहीं है। ही, सी, इट। और यहां पर एक और है आई, ही, सी, इट, आई। ये प्रोनाउन ग्रुप हो गया, ये प्रोनाउन ग्रुप ही, सी, इट, और एक हो गया आई। ही, सी, इट और आई ये प्रोनाउन ग्रुप है। और नाउन ग्रुप में क्या होता है, नाउन में क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन किसको कहते हैं, सिंगुलर नाउन आपको मैंने बताया था, जैसे टीचर है, बॉय है, गर्ल है, गार्डनर है, बुक है, ये सब क्या है, ये सिंगुलर नाउन होते हैं। तो सिंगुलर इतने चीजें जो है इनके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी इन सारी चीजों को निकाल दीजिए, सबके साथ वर्ड का प्रयोग होता है। अब देखिए किसके साथ होता है, वी, यू, दे। ये हो गया प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन आप जानते हैं अधिकांशतः या सही लगाने से बनता है, लेकिन हमेशा नहीं। जैसे मैन है तो मैन हो जाता है, ऑक्स है तो ऑक्सन हो जाता है, चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाता है। तो हमेशा मत सोचिएगा कुछ ही ऐसे गिने चुने वर्ड हैं जिनको प्लूरल में बनाते हैं तो कुछ बदल जाता है, टूथ है टीथ बन जाता है। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो आइए हम ये पुरानी चीजों पर चले गए थे। अब देखिए, और इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आपको बताएंगे यहाँ पर आपके दिमाग में नहीं है। बहुत से विद्यार्थी सोचते होंगे हमें तो टेंस की जानकारी नहीं है,
अगर टेंस की जानकारी नहीं है तो हमको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि जब आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, तो इस ट्रिक को आप इस स्क्रीन पर क्यों नहीं देखते हैं? अगर स्क्रीन पर आप इसकी ट्रिक को आप देख रहे हैं तो इस ट्रिक के अनुसार सब कुछ काम कर लेंगे। तो आप देखिए, ये है वाज का प्रयोग ही, शी, आई एवं सिंगुलर नाउन के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। बाकी सब के साथ बाकी क्या बचता है प्रोनाउन ग्रुप में? वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन, इनके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम एग्जाम्पल की ओर चल रहे हैं। अब देखिए अब कैसे बदलना है। अब इसको देखिए, हम लिख रहे हैं। अब ये इन सारे पॉइंट्स पर हमने पुनः आपका ध्यान आकर्षित किया। अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। अब हम उस रास्ते पर चल रहे हैं। अभी तक तो आपको मैंने बताया उस रास्ते पर कैसे चलना है, कहां जाएंगे, कहां कर्व है, कहां पर बेल मिलेगा, कहां पर झाड़ियां मिलेंगी, कहां पर मुड़ना है, राइट मुड़ना है कि लेफ्ट मुड़ना है। अब हम रास्ते पर चल रहे हैं। रास्ता क्या है? अब देखिए, द हंटर किल्ड अ लायन। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अगर इसको समझ जाएंगे तो बाकी सारी चीजें सरल हो जाएंगी। द हंटर किल्ड अ लायन। शिकारी ने एक शेर को मार डाला। अब देखिए, मार डाला। मैंने आपसे इसके थोड़ी देर पहले बताया है कि जब सब्जेक्ट के बाद कोई सहायक क्रिया नहीं होती है तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा कब होगा? जब DID लगा हुआ है। ज्यादातर अगर आपको DID लगा मिल जाता है तो इसका मतलब आप जानिए कि वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। किल बेस फॉर्म में क्या है? किल, और उसमें ed जोड़ दिया गया, ये प्लस ed जोड़ दिया है। तो आप इजीली जान लीजिए, अनडाउटेडली जान लीजिए, यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलना है। अब देखिए, पैसिव वॉइस में बदलना है। अब दिमाग में आप रख लीजिए कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगर उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है तो अब हम ये देखेंगे, वाज या वर। ये आ गया, वाज या वर। अब इसका इसी का प्रयोग करना है। इसके पहले मैंने बताया था वाज का प्रयोग कहां करना है, वर का प्रयोग करना कहां है? द हंटर किल्ड अ लायन। अब देखिए, अ लायन को इधर ले आएंगे, अ लायन यहां हो गया। अब ऑब्जेक्ट इधर आ गया, अ लायन। अब देखिए, वाज या वर? अ लायन वाज। अब देखिए, कभी कभी स्थितियां होती हैं कि जो सेकंड फॉर्म होता है वह थर्ड फॉर्म भी होता है। जैसे किल्ड किल्ड किल्ड, बाई बॉट बॉट, ये होता है परचेज परचेज परचेज। सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो ये सेकंड फॉर्म माना जाएगा क्योंकि इसके पहले सहायक क्रिया नहीं है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। अब इसका तीसरा रूप लिखेंगे, इसका तीसरा रूप भी वही होता है। A lion was killed। अब यहां देखिए, by the hunter, ये बन गया by the hunter। कक्षा 10 में बहुत विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लेते हैं। उनके सामने और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में प्रस्तुत करूंगा। अभी केवल रूल बताना है। हमारे बहुत बच्चे हैं जो रूल नहीं जानते हैं, रूल बता दें, उसके बाद हम जब आगे चलेंगे तो आपके सामने टिपिकल प्रॉब्लम प्रस्तुत करेंगे। तो ये इस रूल को आपको समझना है। A lion was killed by the hunter। ये देखिए, a lion सिंगुलर था, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया गया? was का प्रयोग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से was लगा दिया गया। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। they purchased 3 books। अब देखिए, they purchased 3 books।
उन लोगों ने 3 किताबों को खरीदा। अब देखिए, यहां देखिए, दे परचेज 3 बुक्स। अब ये क्या हुआ, यहां पर भी ईडी आ गया। अब यहां देखिए, हमेशा आप ईडी ही मत देखिएगा। अगर मान लीजिए यहां लिख दिया गया होता बॉट, BOUGHT बॉट, दे बॉट 3 बुक्स, तो बाट बाई माने भी खरीदना होता है, परचेज माने भी खरीदना होता है। अगर यहाँ पर बाट होता तो आप संदेह में पड़ जाते कौन सा टेंस है। ये तो टिप्स समझ गए कि ये लग गया है, पांच डिफरेंट टेंस है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ब की अवस्थाओं को आपको याद करना है। क्रियाओं को फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना है। तो दे परचेज 3 बुक्स। अब देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, 3 बुक्स। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बुक्स को इधर ले आएंगे और 3 को उधर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ये इसका पक्का साथी है, साथ रहेगा। ध्यान रखिएगा, डिटरमाइनर है ये इसका। ये बुक्स वाले किताबें हैं, ये इसका क्या है, इसकी विशेषता के बता रहा है, इसलिए इसके साथ रहेगा 3 बुक्स, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब यहां पर लिख देंगे 3 बुक्स, ये लिख दिया गया 3 बुक्स। अब देखिए, अब वाज या वर, वाज का प्रयोग करना है या वर का प्रयोग करना है। यहां पर प्रयोग होगा किस चीज का, ये प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन के साथ क्या लगता है, वर। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सिंगुलर प्लूरल होते हैं। 3 बुक्स वर। अब देखिए, यहां भी परचेज लिखा जाएगा, परचेज, परचेज। अब उसके बाद लिखा गया बाई, बाई के बाद क्या लिख दिया गया, दे। अब देखिए, दे का देम, ये तो पता है ना। 3 बुक्स वर परचेज बाई देम। 3 किताबें उनके द्वारा खरीदी गई। अब देखिए, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में अब हमें आपको बताना केवल यह है। और अब देखिए, लेट मी रिपीट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कोई भी सहायक क्रिया नहीं होती एक्टिव वॉइस में। जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो उसमें वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब निगेटिव की ओर चलते हैं। निगेटिव में जैसे यहां लिख दिया गया, द बॉयज, द बॉयज डिड नॉट write an essay. The boys did not write an essay. अब देखिए, ये देखिए, did not, did आ गया, did आ गया, did past indefinite tense, past indefinite tense का निगेटिव जो होता है उसमें सहायक क्रिया क्या हो जाती है, did। और डिड के साथ ध्यान रखिएगा, डिड के साथ क्रिया का पहला रूप लिखा गया। अब देखिए, क्यों लिखा गया पहला रूप, पहला रूप किसने लिखा गया, ये आप समझ लीजिए। यहां पर पहला रूप इसलिए लिख दिया गया कि ये दूसरा रूप यहां पर लिख दिया गया। अब आप देख लीजिए, यहां पर डू और उसके बाद डिड, और यहां पर क्या लिख दिया गया, यहां पर डन। ये देखिए, डू डिड डन। डिड कौन सा रूप हुआ, सेकंड फॉर्म। डन कौन सा रूप हुआ, तीसरा रूप है। डू माने करना, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। जब यहाँ सेकंड फॉर्म लिख दिया गया तो अब यहाँ पर जो है हमें सेकंड फॉर्म नहीं लिखना है, फिर फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जब डू डज हो जाता है तो उसमें क्रिया का पहला रूप रहता है, ये नहीं डज नॉट रीड्स नहीं होता है। द बॉय डिड नॉट राइट एन एसे, लड़कों ने निबंध नहीं लिखा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब यहां आइए, एन एसे, ये देखिए एन एसे। अब देखिए, ये नहीं डिड नॉट यहां लिखेंगे, डिड को हटा देंगे। अब डिड को जब हटा देंगे तो यहां पर बन जाएगा एन एसे वॉच। अब ये निगेटिव है, अब निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा ही, ये नहीं कि एक्टिव वॉइस में निगेटिव में नॉट है तो पैसिव वॉइस में नॉट नहीं रहेगा। एन एसे वाज, ये अपने स्थान पर जो करते हो
एन ऐसे वाज नॉट। अब देखिए पैसिव वॉइस पूरा है पीवी, पीवी का मतलब होता है वर्ब का तीसरा रूप। अब यहां पर लिखा जाएगा रिटेन। अब यहां तक हो गया, यहां तक आप सब लोग समझ गए होंगे एन ऐसे वाज नॉट रिटेन। अब आगे देखिए बाई, बाई। अब देखिए कल मैंने बताया था कि जब हम नाउन को इधर उधर करते हैं तो नाउन जो रहता है वह ज्यों का त्यों लिखा जाता है। एन ऐसे वाज नॉट रिटेन बाई द बॉय। अब देखिए बन गया, अब इस प्रकार से बन गया एन ऐसे वाज नॉट रिटेन बाई द बॉय। अब देखिए अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने की बात थी, जो थोड़ा कठिन था। कठिन कुछ नहीं था, केवल आपको समझने की बात है, क्योंकि इसमें पुरानी चीज को छोड़ करके नई चीज को बोलना लिखना। जैसे अगर किसी ने क्या किया, किसी ने किसी पर भाषण दे दिया, मान लीजिए दिवाली पर बोलना है तो दिवाली पर किसी ने बोल दिया, तो और विद्यार्थी क्या करते हैं, सुन लेते हैं और उसी में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके फिर बोल देते हैं। लेकिन जो पहली बार बोलता है उसको समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो उसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो नई पुरानी चीज थी, पुरानी चीज को छोड़ करके नई चीज आती है। जो नई चीज आती है तो दिमाग में रखना पड़ता है। इसलिए प्लीज छात्रों इस बिंदु पर आपको थोड़ा सा जोर दे करके दिमाग लगा करके समझना है और ये दिमाग में रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया इजेमान होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया वाज या वर होती है। अब हम चलते हैं सरल की ओर। अब मैं समझ रहा हूं कि समय आप देखते देखते उब रहे होंगे। अब उब रहे हैं इसलिए हम आपको सरल की ओर ले चलते हैं और वह कहानी जो थी बी बीइंग और बीइंग की, उस पर चलते हैं, सरल की ओर ले चलते हैं। अब देखिए जैसे जैसे यहां पर लिख दिया गया माय फादर हैज रेड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी ने माय फादर हैज रेड द न्यूज़पेपर। मेरे पिताजी ने समाचार पत्र पढ़ लिया। अब सरल देखिए, अब सरल की ओर चल रहे हैं। माय फादर हैज रेड द न्यूज़पेपर। अब देखिए अब हैज आ गया, हैज या हैव के बाद जब क्रिया का तीसरा रूप मिलेगा तब आप जान लीजिए कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हर परफेक्ट टेंस में नई चीज जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है? हर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूं, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट होगा, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ध्यान रखिएगा उसमें नई चीज जोड़ी जाती है बीन। अब देखिए अब ये बहुत सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, इसको हटाना और द न्यूज़पेपर इसको हटाना है। ये जो इसको नहीं समझ रहा है इसका मतलब वह इस वीडियो को देख नहीं रहा है, वह समझ नहीं रहा है, वह सो रहा। अब देखिए द न्यूज़पेपर क्या लिख दिया गया, द न्यूज़पेपर ये हो गया। अब न्यूज़पेपर फादर, माय फादर सिंगुलर नाउन है और ये द न्यूज़पेपर भी सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां भी हैज लगाएंगे। द न्यूज़पेपर हैज। अब देखिए ये नई चीज क्यों जोड़ना है, हटाना नहीं है। द न्यूज़पेपर हैज बीन। अब देखिए परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी क्रिया का तीसरा रूप रहता है, तो पैसिव वॉइस में उसी क्रिया को जो कहते हैं उतारते हैं। हैज बीन रेड बाय माय फादर। अब देखिए ये बन गया, अब ये बन गया द न्यूज़पेपर हैज बीन रेड बाय माय फादर। नई चीज जुड़ गई बीन। अब देखा है कितना सरल था, बिल्कुल सरल, केवल बीन जोड़ दिया गया और क्रिया जो थी जो का त्यों सेम लिखी गई है जैसा एक्टिव वॉइस में था। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जांपल की ओर।
अब आगे की चीजें बिल्कुल आसान है, केवल कठिन चीजें दो थी जिसको मैंने आपको बताया, आप बिल्कुल आसान है। अब आगे देखिए, जैसे यहां पर ये लिख दिया गया वी आर ड्राइंग अ पिक्चर, वी आर ड्राइंग अ पिक्चर। ये देखिए, वी आर ड्राइंग ए पिक्चर, इस एग्जाम्पल अपराध ध्यान रखिएगा, वी आर ड्राइंग ए पिक्चर। अब ये कौन सा टेंस है, देखिए आईएनजी लग गया। जब आईएनजी मेन वर्ब में आईएनजी लगता है तो आप बिल्कुल ये जान लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस है। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, जब ये मार है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वाज पर है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और विल शैल है तो विल शैल फ्यूचर टेंस को बताता है, मॉडल है तो विल बी, अगर ये है तो विल बी, शैल भी है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब आइए हम चलते हैं। अब देखिए, यह वी और अ पिक्चर, ये दोनों को हटाइए पहले। अब यहां लिखेंगे अ पिक्चर, ये बन गया अ पिक्चर। अब देखिए, मैंने भी आपसे बताया था थोड़ी देर पहले कि जो ये सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया अब नए सब्जेक्ट के अनुसार बनेगी, अ पिक्चर। अब देखिए, ईजे मार में से एक लिखना है, यहाँ आर था इसके अनुसार, अब यहाँ पर आ पिक्चर है, आ पिक्चर के अनुसार क्या लिखा जाएगा, इज, आ पिक्चर इज। अब देखिए पैसिव वॉइस में, अब देखिए क्या जुड़ता है कंटीन्यूअस में, बीइंग, आ पिक्चर इज बीइंग। अब देखिए बीइंग ये लिख दिया गया। बहुत से विद्यार्थी इसको भूल जाते हैं, अगर आप भूल गए तब ये कंटीन्यूअस नहीं होगा। अगर आप लिख दिया आ पिक्चर इज ड्रॉन बाय अस, तो कंटीन्यूअस नहीं बना, तब वह चला गया इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए इसको लगाना नहीं भूलिएगा। आ पिक्चर इज बीइंग ड्रॉन, ड्राइव ड्रॉन। अब यहाँ पर आसान है, बाई बी का क्या हो जाता है, आस हो जाता है। इस प्रकार से बनाते हैं, A picture is being drawn by us। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में टेंस का परिवर्तन किया जाता है। अब चलते हैं बात में फ्यूचर की ओर चलते हैं। फ्यूचर का एग्जांपल आप देख लीजिए। फ्यूचर को देखिए, अब आपके सामने धीरे धीरे जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो गई हैं। अब बिल्कुल सरल चीजें आपके सामने आ रही हैं, जैसे आई शैल हेल्प यू। ये देखिए, आई शैल हेल्प यू, बिल्कुल आसान चीज है। देखिए आई शैल हेल्प यू, ये कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर है। फ्यूचर, फ्यूचर क्यों है, क्योंकि ये लगे। बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि आई विल गो टू लखनऊ, कौन सा टेंस है, कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्यों कहते हो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए कहते हो कि जब गुरुजी पढ़ाए हैं तो आप सोए हैं, विल शैल लग गया, इसका मतलब फ्यूचर टेंस हो गया। अब देखिए फ्यूचर में विल शैल लग गया, ये हो गया। जब विल और शैल के बाद कुछ नहीं ऐड किया गया है तो जान लीजिए कि वह हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो आई शैल हेल्प यू। अब देखिए, अब ये जो त्रिभुज के अंदर बनाए गए हैं, इनको आप क्या करेंगे, इनको हटाएंगे। अब यू को इधर ले आएंगे, यू को जब उधर से इधर ले आते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, तो सेम लिखा जाता है। अब यहां हो जाएगा यू, ये हो गया यू। अब देखिए, अब यहां ध्यान रखना है, आई शैल हेल्प यू, आई के साथ तो क्या लगता है, शैल, लेकिन यू के साथ क्या लगता है, विल लगता है। जब आई के साथ शैल है तो जान लीजिएगा कि यू के साथ भी विल होगा। जब आई के साथ विल लिखा गया है, इसका मतलब जोड़ दिया गया है, तब आप यू के साथ शैल लिखेंगे। यहां देखिए यू विल, ये लिख दिया गया। क्यों लिखा गया, क्योंकि यू के साथ शैल नहीं होता है, विल लगता है, यू विल। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, अब देखिए किसका खेल आ गया, बी का खेल आ गया। बी,
तो यू विल बी, आप देखिए यू विल बी, आप देखिए तीसरा रूप बनाने के लिए क्या लिखेंगे, ईडी जोड़ेंगे, यू विल बी हेल्प्ड, हेल्प्ड, अब देखिए बाई, अब आई का क्या हो जाएगा, ये बन गया, यू विल बी हेल्प्ड बाई, इस प्रकार से पैसिव वॉइस में बना दिया गया। अब देखिए मैंने आपको जितने जो आगे बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद जितने एग्जांपल आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है, सारे एग्जांपल कितना आसान था और सारे एग्जांपल में किसका खेल था, बी, बीन और बीइंग का, और कुछ नहीं करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों हमेशा ध्यान रखिएगा टेंस के अंतर्गत, कल हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जब पुनः मिलेंगे तो आपको और टिपिकल चीजों को बताएंगे, लेकिन टेंस के अंतर्गत आप ये जान लीजिए कि टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को छोड़ करके बाकी जितने फॉर्म्स हैं उसमें बी, बीन और बीइंग का ही खेल है। कंटीन्यूअस में लगेगा आईएनजी रूप बीइंग, परफेक्ट में लगेगा बीन और इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगेगा बीन। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज मैं अपने लेक्चर को विराम की ओर ले जा रहा हूं और पुनः हम आज से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप जो भी पढ़ाया गया है उन सारी चीजों को अच्छे ढंग से एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ेंगे, और जो कठिन चीजें होंगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को आप देखिए और देख करके समझिए कि कौन कौन सी चीजों को पढ़ाया गया है और किन किन बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया है, किसका रिपीटेशन किया गया है। तो इस प्रकार से सारी चीजों को पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।